Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 web applications code 803. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम CBSE सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं फॉर द लेटेस्ट ईयर 2025 टू 26. स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं सिलेबस की, जो आपका वेब एप्लीकेशंस का पहले सिलेबस था मींस लास्ट ईयर एंड उससे पहले वो डिफरेंट था एंड इस ईयर की बात कर रहे हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है. सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट ए के बारे में, पार्ट ए एग्जैक्टली सेम है, जैसा पहले था वैसा ही अब है. आपको पता है आपका एग्जाम 3 आवर्स का होता है. इसमें 60 मार्क्स का आपका थ्योरी बोर्ड एग्जाम होगा, जिसमें से पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होता है, ये 10 मार्क्स का पोर्शन होगा. ओके, यहाँ पर आपको 5 चैप्टर्स मिलते हैं: कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स. ये सभी चैप्टर्स आपके वैसे ही हैं जैसे पहले थे. ओके, ये 10 मार्क्स का पोर्शन है एंड यहाँ पर आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप एंड 2 मार्क सब्जेक्टिव टाइप. ओके, देन बात करते हैं पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की. तो मेजर चेंज यहीं पर है, ये 50 मार्क्स का पोर्शन है. पहले ये डिफरेंट था, मींस जब 2025 बोर्ड एग्जाम हुआ था तब ये कंप्लीटली डिफरेंट था, और उसके बाद जो आपका करंट सेशन है इसके लिए सिलेबस चेंज हो गया. ठीक है, अब ये जो न्यू सैम्पल पेपर आया है हमें इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है. तो अब हम पीवाईक्यू पर इतना डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. किस चीज के लिए? वेब एप्लीकेशन के लिए. ओके, स्पेसिफिकली मैं आपको यहाँ पर वेब एप्लीकेशन के लिए ही बता रही हूँ. ओके, आपका सिलेबस क्योंकि चेंज हुआ है तो अब आपको जो न्यू सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, एंड मैंने आपको ऑलरेडी ये सभी चैप्टर्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वन शॉट वीडियो में कवर कराए हैं. ओके, हर एक चैप्टर आपको गिवन है. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सबसे पहले आपको सारे वन शॉट वीडियोस देखने हैं. ओके, देन आज की जो ये हमारी सैम्पल पेपर वीडियो है इसके थ्रू हम समझने वाले हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा. ओके, सैम्पल पेपर से हमें ये आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या फॉर्मेट होगा, पैटर्न होगा, ये सभी चीजें हमें सैम्पल पेपर से समझ में आती हैं. ओके, यहाँ पर पार्ट बी ये 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं: इमर्जिंग ट्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट पार्ट 2, ग्राफिक डिजाइनिंग यूजिंग कैनवा एंड एडोब एक्सप्रेस, साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. ये 4 चैप्टर्स हैं. ओके, अब यहाँ पर आपके पास 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे. ओके, ये टोटल मिलाकर बनता है 50 मार्क्स. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम पीवाईक्यूज पर इतना डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बिकॉज पहले सिलेबस ही अलग था. तो अगर हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे भी तो हमें पार्ट ए के अलावा और कोई हेल्प नहीं मिलेगी. पार्ट ए के लिए हमें इतना ज़्यादा पीवाईक्यूज को देखने की ज़रूरत नहीं है. उसमें अगर हमने चैप्टर को वन शॉट वीडियो के थ्रू या क्वेश्चन आंसर वीडियो के थ्रू अच्छे से कवर किया है तो दैट इज इनफ. ओके, इसलिए यहाँ पर वेब एप्लीकेशन में पीवाईक्यू का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है. ओके, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो 4 वन शॉट वीडियोस हैं, कौन सी? पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के चैप्टर की जो वन शॉट वीडियोस हैं वो सभी आपको पहले देखनी है. ठीक है, फिर आप इस सैम्पल पेपर वीडियो को देखेंगे, यहाँ पर हम कंप्लीट सैम्पल पेपर को समझेंगे. ठीक है, जिस तरह का पैटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा वैसा ही आपको क्वेश्चन पेपर में मिलता है. ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. और आपको आंसर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है बोर्ड एग्जाम में, इसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड की है, और साथ ही कुछ मेन पॉइंट्स हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जब आपको बोर्ड एग्जाम में अपना क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें भी सबसे पहले इस तरह के जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ ले, इसमें पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं. यहाँ पर हमें टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, ए एंड बी. सेक्शन ए में होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और ये 30 मार्क्स का सेक्शन होगा. मींस यहाँ पर हमें सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे जिनके फर्दर सब पार्ट्स होते हैं, और उसमें इंटरनल चॉइस होगी. वहां पर लिखा होगा कि कितने क्वेश्चंस हैं और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना होगा. ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई लीव भी नहीं करना है. ठीक है, ना ही ओवर अटेम्प्ट करना है और ना ही एक्स्ट्रा लीव करना है. ठीक है, देन सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, एंड अगेन इसमें भी चॉइस आपको वहीं पर इंस्ट्रक्शन गिवन होगा कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है. ओके, एंड आप कोई भी सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट
जो भी सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट करते हैं उसके सभी क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। लाइक सेक्शन बी है तो उसके सारे क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में, फिर सेक्शन ए तो उसके सारे क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में। बाकी आपको जो भी पहले अटेम्प्ट करना है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है आप वो कर सकते हैं। एंड मेरे रिकमेंडेशन से आपको सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ओके? क्योंकि इसमें 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे, आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है? ओके, सो जब आप सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे। सो अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे, राइट? बट यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे, ठीक है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसके 6 सब पार्ट्स होंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? स्पेसिफिकली फर्स्ट क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड होगा। इसके बाद सेकंड से लेकर 6 तक ये सभी क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से, ओके? यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे, इसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। देन थर्ड क्वेश्चन में 7 गिवन होंगे, 6 अटेम्प्ट करने हैं। देन फोर्थ से लेकर 6 तक हर एक में आपको 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? तो ये जो आपको ये हर एक क्वेश्चन के पहले लिखा होगा, ठीक है? वहां पर हेडिंग लिखी होगी कि कितने क्वेश्चन है और कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो जितने कहे गए हैं आपको उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। तो आप पहले ही देख लें कि आपको कौन से अच्छे से आते हैं, ठीक है? तो जो आपको अच्छे से आते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ओके? नाउ कमिंग टू सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। एंड ये 2 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे। देन अब यहाँ से होते हैं स्टार्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो यहाँ पर 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपको कोई 3 आंसर करने हैं। देन 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। एंड देन 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? सो ये पैटर्न मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने क्वेश्चंस होंगे, कितनी चॉइस होगी। तो यही पैटर्न होगा, ओके? एंड जो हमें सैंपल पेपर में गिवन होता है वही हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है? बट फिर भी एज सच आपको याद तो होगा नहीं ना, इसलिए जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर तो वहां पर इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? ना ही ओवर अटेम्प्ट करें और ना ही कोई क्वेश्चन लीव करना है अपनी तरफ से, ठीक है? अगर हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है उसमें से 2 करने हैं तो जो 2 हमें अच्छे से आते होंगे हम वो वाले अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग विद सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो जब हम सैम्पल पेपर को देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस के बीच में इस तरह से प्रॉपर लाइंस ड्रॉन है। एक तरह का टेबुलर फॉर्मेट यहाँ पर यूज किया गया है क्वेश्चंस देने के लिए। हाउएवर एग्जाम में इस तरह से लाइंस नहीं होंगी, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे, ओके? सो एज सच और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर सेक्शन ए स्टार्ट होगा एंड इसके बाद क्वेश्चन 1 स्टार्ट होगा, ओके? सो जब हम क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जहां पर आपको 6 सब पार्ट्स गिवन है, ओके? एंड इसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो जो आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम मिलता है, स्पेसिफिकली आपको 15 मिनट्स अलॉटेड होते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपको उस 15 मिनट्स में आपको क्वेश्चन पेपर ही रीड करना है, ठीक है? उसमें आपको कोई भी आंसर नहीं लिखना। तो उस टाइम में ही आप एक बार क्विकली सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे एंड जो क्वेश्चन आपको आता है वही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमें बेस्ट 4 कौन से आते हैं, तो वही बेस्ट 4 हमें अटेम्प्ट करने होंगे, ओके? अब बात करते हैं आपको आंसर शीट पर प्रेजेंटेशन कैसे देना है। तो देखिए, हमने डिटेल में एक सेपरेट वीडियो कवर की है, आपको उसको भी जरूर देखना है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। सबसे पहला, जब आपको आंसर शीट मिलती है तो उसमें सिर्फ लेफ्ट साइड पर मार्जिन होगा। आप राइट साइड पर भी मार्जिन बना लेंगे क्योंकि वेब एप्लीकेशंस का पेपर इतना लेंदी नहीं होता है, ठीक है? तो आप आराम से राइट साइड पर मार्जिन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले जब आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपको इसकी हेडिंग लिखनी होगी। जैसे सेक्शन ए आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉपर हेडिंग मेंशन करनी है, सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है? अब यहाँ पर 2 लाइन्स का गैप आप लीव कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला तो उसका क्वेश्चन नंबर आपको करेक्ट मेंशन करना है और दूसरा वैसा ही मेंशन करना है जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे क्वेश्चन में 1
क्वेश्चन है और फिर उसके सब पार्ट्स कैसे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो आपको यही फॉर्मेट यहाँ पर यूज करना है। आप इसे अपनी मर्जी से 1 2 3 4 या ABCD में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको वही फॉर्मेट यूज करना होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंड जब भी आपको MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जब आंसर दे रहे हैं तो आपको ऑप्शन नंबर और ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करनी होंगी, ओके। एंड जब एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं तब आप हर एक सब पार्ट के बीच में 1 1 लाइन का गैप दे सकते हैं। इससे आपका आंसर भी नीट एंड क्लीन रहेगा एंड आपके पास इतना स्पेस अवेलेबल होता है कि आप इतना स्पेस लीव कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके। अब यहाँ पर क्योंकि मैं आपको पूरा सैम्पल पेपर एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं आपको सभी के आंसर्स बता रही हूँ, बट जब एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करने हैं आंसर्स तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो इंस्ट्रक्शन है लाइक 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं तो आप वहां पर बेस्ट 4 को ही अटेम्प्ट करेंगे, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें बताया गया है कि सोफिया अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है एंड वो फोकस्ड है, मोटिवेटेड है, जल्दी अपना दिन शुरू करती है एंड बहुत देर रात तक काम भी करती है, बट इस वजह से उसको टायर्ड भी फील हो रहा है एंड वो अनऑर्गेनाइज्ड भी रहती है। सो इसके लिए उसको सबसे ज़्यादा क्या हेल्प करेगा? तो देखिए, जब आप बहुत देर तक काम करते हैं, भले ही आप पूरे फोकस और मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। इसलिए अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी बराबर ध्यान देना है, मतलब आपको एडिक्वेट स्लीप की भी जरूरत है, ठीक है, ताकि आप टायर्ड फील ना करें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एडिक्वेट स्लीप। देन नेक्स्ट, इन एन ऑनलाइन मीटिंग द स्पीकर इज एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो यहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग है एंड स्पीकर बोल रहे हैं, तो वहां पर ऑडियो के साथ कुछ प्रॉब्लम है और किसी को प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। जब स्पीकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कोई उनको आंसर नहीं दे रहा है क्योंकि वो ऑडिबल ही नहीं है। तो द मीटिंग डज नॉट प्रोड्यूस द आउटकम डिजायर्ड ड्यू टू लैक ऑफ, तो यहाँ पर किस चीज की कमी थी जिस वजह से आउटकम नहीं मिल पाया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? कमी थी फीडबैक की। जब हमें वहां पर आवाज ही क्लियरली सुनाई नहीं दी तो उस वजह से हम फीडबैक भी नहीं दे पाए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है। सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। स्टेटमेंट 1, द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ अ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड हैज 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, वन फॉर टाइटल एंड अदर फॉर टेक्स्ट। तो जो डिफॉल्ट लेआउट होता है उसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स होंगे, बिल्कुल। एक होता है टाइटल के लिए और एक होता है टेक्स्ट, मतलब जो बाकी डिटेल्स हमें लिखनी है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Then statement 2, to add numbers in LibreOffice Calc spreadsheet we use add function। ये गलत है क्योंकि हम ऐड नंबर्स को ऐड करने के लिए सम फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपको गिवन हो सकते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। द बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइमा इज एक्सट्रीमली शाई एंड हैज डिफिकल्टी इन मीटिंग पीपल। नाइमा बहुत शाय है एंड वो लोगों से ज्यादा मिल नहीं पाती, उसको परेशानी होती है मिलने में। एंजाइटी, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, ये सभी साइंस शो करती है। ऐसे में ये पर्सनालिटी के कौन से पैरामीटर को डिस्क्राइब कर रही हैं ये सारी ट्रेट्स? द करेक्ट आंसर इज न्यूरोटिसिज्म, ऑप्शन सी। यहाँ पर हम एक ऐसे ट्रेट की बात करते हैं जो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव क्वालिटीज को शो करता है, जैसे एंजाइटी, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन। ये आते हैं न्यूरोटिसिज्म पैरामीटर में, ओके। Then next, which one of the following is not a characteristic of entrepreneurship? हमने entrepreneurship की characteristics पढ़ी थी। यहाँ पर ऑप्शन सी ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट अवॉइड्स एनी काइंड ऑफ रिस्क इन बिजनेस। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो हमें रिस्क लेना होगा, हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर ए, बी एंड डी ये कैरेक्टरिस्टिक हैं बट सी ये नहीं है, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इस तरह के कीवर्ड नॉट, इसको आप मिस नहीं करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन next question, according to the United Nations Environment Program UNEP, green jobs or green collar jobs contribute substantially to preserving or restoring। जब हम ग्रीन जॉब्स को इंट्रोड्यूस करते हैं या ग्रीन कॉलर जॉब्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका स्पेसिफिकली एक कंट्रीब्यूशन है किस चीज को प्रिजर्व करने में? एनवायरमेंटल क्वालिटी। द करेक्ट ऑप्शन इज डी।
ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड हमें 5 आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लाउड? सो यहाँ पर स्टोरेज, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर ये सभी क्लाउड प्रोवाइड करते हैं, बट सी वाईफाई ये क्लाउड प्रोवाइड नहीं करते, ये उनकी सर्विस नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग की लिमिटेशन मतलब एक तरह का डिसएडवांटेज क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज वेंडर लॉक इन। बाकी सब तो इसके एडवांटेजेस हैं। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Then next, Biren lives in remote village near Solan and cultivates mushrooms. He is active on social media where he showcases his mushroom production and has many loyal customers. Which of the following is the benefit of this medium? तो वो सोशल मीडिया को यूज कर रहा है अपने कस्टमर्स बिल्ड करने के लिए। सो इसका बेनिफिट क्या है? यहाँ पर सोशल मीडिया का बेनिफिट पूछा जा रहा है अपने बिजनेस को प्रमोट करने में। सो चीपर कॉस्ट है बिल्कुल। डायरेक्ट कनेक्ट टू कस्टमर्स, हाँ आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं एंड एनालिटिक्स को भी अच्छे से देख सकते हैं कि आपका बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है, वो प्रॉपर आपको वहां पर एनालाइज एनालिटिक्स के थ्रू मिलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एज कंप्यूटिंग? एज कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल यहाँ पर ऑटोनॉमस व्हीकल, ऑप्शन सी। सो एज कंप्यूटिंग में हम क्या बात करते हैं? जहां पर किसी सेंट्रल क्लाउड पर नहीं, इंस्टेड हम लोकली डेटा को प्रोसेस करते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑटोनॉमस व्हीकल, दैट इज ऑप्शन सी। देन द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज? सो प्राइमरी पर्पस मीन्स मेन पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज कर पाए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, to make the most efficient use of the computer hardware. Which of the following statement is not true about machine learning? So यहाँ पर हमें 4 statements given है, सभी को ध्यान से पढ़ें एंड कौन सी statement true नहीं है बताना है। सो यहाँ पर बी स्टेटमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग, ये गलत है क्योंकि रिवर्स ट्रू है। मशीन लर्निंग एक ब्रांच होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन which of the following is not true for slice method in string? सो स्लाइस मेथड के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? सो दिस मेथड एक्सट्रैक्ट्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द एक्सट्रैक्टेड पार्ट, बिल्कुल सही है। जब हम स्लाइस मेथड यूज करते हैं तो एक स्ट्रिंग का पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड वही हमें रिटर्न में मिलता है। द मेथड टेक्स 2 पैरामीटर्स, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, बिल्कुल ये दोनों लेते हैं, इसी के बिहाफ पर हम स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन इट कैन ऑल्सो टेक अ नेगेटिव इंडेक्स, बिल्कुल इसमें नेगेटिव इंडेक्स भी ले सकते हैं। Then if you give single index, it will extract the string character at that index only. नहीं, ये गलत है, इसमें हम 2 पैरामीटर लेते हैं। सो यहाँ पर डी ऑप्शन ये ट्रू नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। Question 3, answer any 6 out of the given 7 questions. First, in JavaScript, an interpreter in the dash reads over the JavaScript code. The correct answer is browser, option B. Then which of the following is a logical operator? यहाँ पर option B logical not, ये logical operator है। Then what will type of null return और output? तो इसका return या output हमें क्या मिलता है? So देखिए मैंने आपको explanation one shot video में भी समझाया था, null as such कोई object नहीं है, but जब हम ये लिखेंगे टाइप ऑफ नल तो इसका आउटपुट हमेशा हमें ऑब्जेक्ट ही मिलता है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑब्जेक्ट। देन फोर्थ स्टेटमेंट 1, अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ें। ओनली टेम्पलेट्स कैन बी यूज्ड फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग इन कैनवा, हम सिर्फ टेम्पलेट्स की हेल्प से ये डिजाइनिंग कर सकते हैं? नहीं, हम ब्लैंक डिजाइन भी बना सकते हैं। ओके, देन स्टेटमेंट 2, इन कैनवा टेम्पलेट्स आर ओनली अवेलेबल फॉर वीडियोज, नहीं हर टाइप के डिजाइन में अवेलेबल होती हैं। आपको वीडियो बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, हर टाइप के डिजाइन के लिए वहां पर टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। Then why is it important to be mindful of your digital footprint? So digital footprint के बारे में ध्यान रखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज होते हैं हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स कहाँ कहाँ पर हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन
डैश मेथड जॉइंस ऑल एरे एलिमेंट्स इनटू अ स्ट्रिंग। सो यहाँ पर कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से हम एरे एलिमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग में? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जॉइन। देन नेक्स्ट, यहाँ पर एक वेरिएबल है x। सो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दोनों मेथड्स को सॉल्व करेंगे। सील मेथड जब 0.1 पर अप्लाई किया जाएगा, सो 0.1 इससे जो नेक्स्ट इंटीजर होगा, सो वो होगा 1। देन फ्लोर मेथड जब 0.1 पर अप्लाई किया जाएगा, तो इससे जो पहले इंटीजर है, 0.1 से पहले कौन सा इंटीजर है? 0। सो यहाँ पर 1 + 0 का आंसर क्या मिलेगा? 1। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। Then next, answer any 5 out of the given 6 questions. Which of the following statements is not true for Canva? It is easy to use, बिल्कुल बहुत easy है। Cannot work in Canva without a license. तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। आप वहाँ पर सिंपली एक अकाउंट सेटअप कर सकते हैं फॉर फ्री, एंड आप उसमें बहुत सारे फ्री फीचर्स को यूज कर सकते हैं वंस यू साइन इन। तो उसके लिए ऐसा कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वहां पर अकाउंट बनाना होगा। देन इट इज वर्सेटाइल, सही बात है, उसमें हम डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। देन योर वर्क विल नॉट बी सेव्ड ऑटोमेटिकली, ये भी गलत है, क्योंकि वहां पर सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं, आपको सेपरेटली सेव करने की नीड नहीं होगी। सो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कौन सी ट्रू नहीं है। सो यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ ये दोनों ट्रू नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सेकेंड एंड फोर्थ। Then in dash, the email is received from a forged email address, but it appears to be from some authentic source. So हमें एक ऐसे प्रोसेस का नेम बताना है जिसमें हमें जो ईमेल मिलता है हमें लगता है कि वो सही सोर्स से आया है, ऑथेंटिक है, बट वो एक्चुअली फॉर्ज्ड ईमेल एड्रेस है। मीन्स हमें वहां पर डिसीव करने की कोशिश की जा रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ईमेल स्पूफिंग। Then in Adobe Express, we can generate extraordinary text effects and images instantly from just a description with, हमें एक डिस्क्रिप्शन देनी होगी एंड वहां पर ऑटोमेटिकली जो हम क्रिएट करना चाहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट या इमेजेस वो इंस्टेंटली जनरेट हो जाती हैं। तो ऐसा किसकी हेल्प से हो पाएगा? विद द हेल्प ऑफ एडोब फायरफ्लाई जनरेटिव एआई, ऑप्शन ए। Then in Canva, all designs, images, files, favorites, purchases, items shared with you and folders are available in dash in the objects panel. तो जो चीजें हमने क्रिएट की हैं या फिर हमने वहां पर अपलोड की हैं, शेयर की हैं, सो इस तरह के सभी आइटम्स हमें कहाँ पर मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं प्रोजेक्ट्स में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then which of the following statement is not true for splitting a video? जब हमें वीडियो को स्प्लिट करना है, मीन्स उसे पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? वी कैन स्प्लिट अ वीडियो इन टू पार्ट्स ईच टाइम, बिल्कुल सही बात है, जब हम स्प्लिट करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। देन वी कैन स्प्लिट अ वीडियो सेवरल टाइम्स, बिल्कुल आप मल्टीपल टाइम्स उसको स्प्लिट कर सकते हैं। देन आफ्टर स्प्लिटिंग अ वीडियो वी कैन ऐड अ ट्रांजिशन बिटवीन द टू पार्ट्स, बिल्कुल आप दोनों पार्ट्स के बीच में ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। देन स्प्लिटिंग कैन ओनली बी डन फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड ऑफ अ वीडियो, नहीं, ये चीज ट्रिमिंग के लिए होती है। जब हम ट्रिमिंग करते हैं तो वो बिगनिंग या एंड से हो सकती है, पर जब हम स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं तो ये कहीं से भी हो सकती है। सो ऑप्शन डी ये ट्रू नहीं है। सो यहाँ पर यही पूछा गया था कि कौन सा ट्रू नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन स्टेटमेंट 1, Canva does not allow multiple users to collaborate on a single design, गलत है, हम collaborate कर सकते हैं multiple users। Then once you trim a video, the trimmed part is hidden and not deleted, बिल्कुल सही बात है, hidden part, जो ट्रिम्ड पार्ट होता है वो हाइड हो जाता है, बट अगर हम चाहते हैं तो हम उसे वापस लेकर आ सकते हैं, वो ऐसे डिलीट नहीं होता है, सिर्फ हिडन हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है बट स्टेटमेंट 2 ट्रू है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन 5, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस होंगे, हमें 5 आंसर करने हैं। इन एडोब एक्सप्रेस फ्रॉम द लेफ्ट पैनल सेलेक्ट डैश टू ऐड फोटोज एंड वीडियोज। जब हमें फोटो एंड वीडियो ऐड करनी है तो इसके लिए हम मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनमें से कौन सा उसका एग्जाम्पल नहीं है ये बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ट्रेड सीक्रेट। Then what is the primary goal of a phishing attack?
सो फिशिंग अटैक का प्राइमरी गोल होता है कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जा सके, जैसे हमारे पासवर्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ऐसी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जा सके. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. देन which is the new penal code of the country replacing the Indian Penal Code 1860 IPC. इसको किसने रिप्लेस किया है? न्यू पिनल कोड का क्या नाम है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भारतीय न्याय संहिता. And next, in Canva, Dash uses AI technology to find the beats in a song. The correct answer is option A, beat sync. ये AI टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसकी हेल्प से हम सॉन्ग्स में बीट्स फाइंड कर सकते हैं. देन योर बेस्ट फ्रेंड्स आस्क यू टू शेयर योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन फॉर अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिकॉज दे वांट टू सी योर प्राइवेट मैसेजेस. आपके बेस्ट फ्रेंड ने कहा है कि आप उनको अपना पासवर्ड दें ताकि वो आपके प्राइवेट मैसेजेस देख सकें. सो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये शेयर कर देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, या फिर आपको बताना चाहिए कि ऐसे पासवर्ड शेयर करना रिस्की है और वो अपना खुद का अकाउंट बनाए, या फिर आप ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि मैं तो भूल गया और मैं कैसे शेयर करूं, या फिर आप अपने सोशल मतलब उनके डिवाइस पर अपना सोशल मीडिया हैंडल ओपन करके दे देंगे. तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको अपनी सोशल मीडिया सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए आपको उन्हें बताना चाहिए कि ऐसे पासवर्ड शेयर करना रिस्की है, एंड उन्हें अपना अकाउंट बनाना चाहिए अगर उन्हें सोशल मीडिया यूज करना है तो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. देन क्वेश्चन 6, यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, हमें कोई 5 आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक वेरिएबल है z जिसकी वैल्यू है 7, लॉजिकल एंड -9. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? सो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है, उसके लिए हमें लॉजिकल एंड को सॉल्व करना होगा. लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? ये लेफ्ट टू राइट चेक करेगा. तो सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है अगर वो फॉल्स है तो फर्स्ट वैल्यू ही हमें आंसर में मिलती है, और अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो हमें सेकेंड वैल्यू आंसर में मिलती है. सो यहाँ पर क्योंकि दोनों यहाँ पर वैल्यूज नॉन जीरो नंबर हैं, सो नॉन जीरो 7 भी नॉन जीरो है, -9 भी नॉन जीरो है, सो इन दोनों को ट्रू ट्रीट किया जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पर सेकेंड वैल्यू रिटर्न में मिलेगी. सो सेकेंड वैल्यू क्या है? -9. सो यहाँ पर z की वैल्यू होगी -9. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. Then which event is triggered upon selecting an element with the mouse? जब हम किसी एलिमेंट पर माउस से क्लिक करते हैं, सो कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है? ऑन क्लिक. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Then which function in JavaScript is used to check if something is a number or not? हम नंबर कैसे चेक करते हैं? With the help of is nan. Option B. Then attacks that aim to disrupt the normal functioning of a website or server by overwhelming it with traffic means किसी भी वेबसाइट पर हम अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट कर देंगे जिससे जो लेजिटिमेट रियल यूजर्स हैं वो उसे एक्सेस नहीं कर पाते, उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता. ऐसे अटैक को हम क्या कहते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस, DOS अटैक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Then next question, what happens when a user changes the content of a text box? So यहाँ पर हमें given है on change is equal to my function. मतलब अगर हमने कोई भी change किया content में, जो text box में content लिखा हुआ है उसमें कोई भी change किया गया तो हम यहाँ पर my function को call करेंगे. So the correct answer will be the function my function gets invoked. Invoked का मतलब है उस function को call किया जाएगा. So the correct option is C. Then you see someone constantly posting mean comments about another student on social media. What should you do? तो अगर आप देख रहे हैं कि कोई दूसरा स्टूडेंट है जो mean comments मतलब negative comments एंड बुली करने के लिए ऐसे कमेंट्स सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सो इन दिस केस आपको ये साइबर बुलिंग रिपोर्ट करनी चाहिए, या तो अपने टीचर को या फिर किसी ट्रस्टेड एडल्ट को जो उन्हें समझा सके कि ऐसा करना गलत है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. सो वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो अभी तक आपने देखा बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, 1 मार्क क्वेश्चंस, एंड उसके आंसर्स कैसे देने हैं वो भी हमने देखा. अब हम सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. मैंने आपको बताया था कि जब भी आप न्यू सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको उसकी हेडिंग लिखनी होगी. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ओके,
इसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 2 मार्क्स क्वेश्चंस गिवन होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से हमें 3 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड मैसेज बी कन्वेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिससे हम क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो क्लियर स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताते हैं, मतलब क्लियरली बताते हैं हमें कहना क्या है। देन कंसाइज स्टेटमेंट मीन्स हम ब्रीफ एंड टू द पॉइंट बात कहेंगे, उसमें कुछ भी अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होंगी। एंड एक्यूरेट स्टेटमेंट मीन्स जो फैक्चुअल हो, जिसे वेरीफाई किया जा सके कि ये सही है या गलत है। सो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए एक आइडियल मैसेज यूज करना होगा विच इज क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट। ओके, एंड जब आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखते हैं, उनके आंसर्स देते हैं, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो आंसर प्रेजेंटेशन है आप उसका भी ध्यान रखें। जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन से स्टेटमेंट है आप उसे यूज कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर किसी तरह की डेफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं 1 लाइन में, ठीक है। फिर अगर पॉइंट वाइज आंसर है तो यहाँ पर जो आप पॉइंट्स लिखते हैं लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ये जो पॉइंट्स आपने फॉर्मेट यूज किया है ये क्वेश्चन नंबर के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 7 है तो आप यहाँ पर पॉइंट्स में 1 2 3 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर ए बी सी इस तरह से, ठीक है। तो जो फॉर्मेट आप पॉइंट्स के लिए यूज कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही हर पॉइंट के बीच आप 1 1 लाइन का गैप दे सकते हैं, ठीक है। Then next question, explain the two types of motivation, also give an example of each. So सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन से स्टेटमेंट पिक कर सकते हैं। The two types of motivation are, तो हमने यहाँ पर बता दिए हैं कौन से दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देन हम यहाँ पर इनको डिफाइन भी कर देंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले ए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये ऐसा मोटिवेशन होता है जो हमें खुद से आता है, ये हमें कोई और मोटिवेट नहीं कर रहा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, हम खुद से मोटिवेटेड हैं कोई चीज करने के लिए, क्योंकि हमें उसमें खुशी मिल रही है एंड हमें उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर गेम पसंद है, जैसे कुछ बच्चों को क्रिकेट पसंद होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने फोर्स किया है कि जाकर क्रिकेट खेलो, नहीं, वो आपको पसंद है, आप जब उसे खेलते हैं तो आपको खुशी मिलती है और आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए वो आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से खेलते हैं। ओके, देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब आपको कुछ इंसेंटिव्स या एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसकी वजह से आप कोई काम कर रहे हैं। जैसे अगर आपको बताया जाएगा कि आपको एक पर्टिकुलर गेम खेलने पर इतना अमाउंट मिलेगा, तो आप उस गेम को भले ही रेगुलरली ना खेलते हो, अपने आप ना खेलते हो, बट क्योंकि आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है इसलिए आप वो खेल रहे हैं, तो उस केस में वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देन कभी कभी जब आपके एग्जाम आते हैं तो आप ऐसे सब्जेक्ट के लिए भी पढ़ाई करते हैं जिसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट आप पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल रिवॉर्ड है, आपका रिजल्ट है जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। सो दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, then next question 9, given the table below, write the steps to filter home theater from item column. So हमें यहाँ पर सिर्फ home theater देखना है, in which column, in item column. Basically हमें ये बताना है कि किस तरह से हम filter apply कर सकते हैं, steps to filter. सबसे पहले statement लिखेंगे, the steps to apply filter to a table are as follows. इसके बाद हम 4 लाइन में steps बता देंगे। First, go to data menu, क्लिक ऑन फिल्टर, चूज ऑटो फिल्टर। यहाँ पर जब हम ऑटो फिल्टर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, हर एक कॉलम के आगे ड्रॉप डाउन अपेयर होता है, तो हमें आइटम कॉलम पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन शो होगा जिसमें ये सभी वैल्यूज प्रेजेंट होंगी। हमें क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू देखनी है होम थिएटर, तो इसके अलावा हम बाकी सारी वैल्यूज को अनचेक कर देंगे एंड देन ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट आर द बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर आप ब्रीफली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और डिटेल में भी। अगर आप हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स एनफ है, बट अगर आप उन्हें सिर्फ लिस्ट कर रहे हैं तो आप 4 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। द बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप आर लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, मीन्स हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगी, रॉ मटेरियल नहीं होगा, या स्किल लेबर नहीं होगी, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी हमें रिक्वायर्ड है वो नहीं होगी, या फिर मॉनेटरी रिसोर्सेज टाइम पर अवेलेबल नहीं होंगे, ये सभी बैरियर्स होते हैं।
देन लिस्ट 4 वेज इन डेली लाइफ टू चेक द राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स। जब हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि हमें कितने वेज लिखने हैं तो आप उतने ही लिस्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें ज्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। देन हमें इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, जैसे बाईसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीएनजी, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस तरह से हमें प्रमोट करना चाहिए इनको। एंड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक को इतना ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। एंड सोलर पावर को यूज करना चाहिए। Okay, so we have completed subjective type questions of employability skills and अब start होते हैं subject specific skills के subjective questions. So सबसे पहले 2 marks के 6 questions given होंगे जिसमें से आपको 3 attempt करने हैं. First question, identify the data types of the following variables. सबसे पहला यहाँ पर हमें एक नेम गिवन है जो डबल कोट्स में लिखा है, तो ये कैसी वैल्यू है, ये है स्ट्रिंग वैल्यू। देन नेक्स्ट इज एज इज इक्वल टू 17, तो यहाँ पर ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसे हम इंटीजर या फिर नंबर असाइन कर सकते हैं। देन स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू, जब हमें ट्रू या फॉल्स के टर्म्स में गिवन हो तो वो होता है बुलियन। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू ब्लू व्हाइट रेड, तो यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज गिवन है, सो ये है एरे। Explain the following built-in functions with the help of an example. Built-in functions means ऐसे functions जो पहले से JavaScript में defined है and वो specific task perform करने के लिए use किए जाते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें prompt के बारे में बताना है। ये built-in function है जो user input accept करता है। सो यहाँ पर हम prompt में जो string यहाँ पर लिख रहे हैं वो user को as instruction display की जाएगी, like enter your message, और फिर यहाँ से जो भी input हमें मिलेगा वो हम यहाँ पर message variable को assign कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज पार्सेंट, ये स्ट्रिंग या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अगर कोई स्ट्रिंग है तो वो नंबर के साथ स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है 23 स्ट्रिंग, तो हम अगर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, x। देन 45.5, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, बट जब हम इस पर पार्सेंट अप्लाई कर रहे हैं सो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 45। ओके, सो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 23 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 45। ओके, now the next question, what is the difference between artificial intelligence and machine learning? सो जब हम AI की बात करते हैं सो AI एनेबल करता है कि एक मशीन बिल्कुल ह्यूमन जैसा सोच सके, उसके जैसा बिहेव कर सके। एंड मशीन लर्निंग ये AI की एक ब्रांच है जो अलाउ करती है एक मशीन को कि वो डेटा से लर्न कर सके, मीन्स वो डेटा से सीखती है, तो उसमें एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की नीड नहीं होती। इंस्टेड जो डेटा उसको प्रोवाइड किया जाएगा वो उसी से सीखता है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स हैं सीरी, कस्टमर सपोर्ट, ऑनलाइन गेम प्लेइंग, एक्सपर्ट सिस्टम्स, इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ये सभी एआई के कुछ एप्लीकेशंस हैं। देन एमएल के एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो गूगल सर्च एल्गोरिथम, देन ऑनलाइन रिकमेंडर सिस्टम, फेसबुक टैगिंग सजेशंस, ये सभी होते हैं एमएल के एग्जांपल्स। सो जब आपसे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप कोशिश करें कि इस तरह से टेबुलर फॉर्मेट में आपको आंसर देना चाहिए। ओके, देन क्वेश्चन 15, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। x के लिए हम गिवन वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि मैक्स मेथड यूज किया गया है, सो यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 89.2। देन y के लिए मिन मेथड अप्लाई करेंगे तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जो होगी -91.5। देन x प्लस वाई का सम क्या होगा, -2.3। देन यहाँ पर हमें z की वैल्यू बतानी है और इसमें हम सील मेथड अप्लाई करेंगे x प्लस वाई पर। सो अगर हम -2.3 पर सील मेथड अप्लाई कर रहे हैं सो क्योंकि -2.3 एक नेगेटिव नंबर है, सो हम नेगेटिव के लिए 0 की तरफ बढ़ते हुए जो हमें पहला इंटीजर मिलेगा, सो -2.3 के बाद कौन सा पहला इंटीजर मिलेगा, -2। सो z के लिए वैल्यू होगी -2। सो यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, -2। देन व्हाट इज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब है जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू किसी को बुली करते हैं, हैरास करते हैं। एंड ये ऑनलाइन कहीं भी हो सकता है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, गेमिंग प्लेटफॉर्म पर, इवन टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू भी हो सकता है। इसमें हम ऐसी नेगेटिव या फॉल्स कंटेंट पोस्ट करते हैं जिससे किसी और को एम्बेरसमेंट होगी, ह्यूमिलिएट होगा वो पर्सन। सो ये साइबर बुलिंग का पार्ट होता है।
देन गिव टू बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे पहला बेनिफिट है कॉस्ट सेविंग। सो जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कौन सा क्लाउड सर्विस मॉडल यूज कर रहे हैं, एंड उसमें जितने रिसोर्सेज हम यूज करेंगे हम उसी के लिए पे करते हैं। देन बेटर कोलैबोरेशन मीन्स हम किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन या डिवाइस से टाइड नहीं होते, इंस्टेड हम कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, बस हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। तो इससे हम बेटर कोलैबोरेशन कर पाते हैं। Okay, so we have completed 2 marks question. Now we are proceeding to 3 marks questions. यहाँ पर 3 questions given होंगे and आपको कोई 2 आंसर करने हैं। फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस है जो यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच काम करता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सभी बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करना है, मैनेज करना है, ये सभी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं विंडोज, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हमसे पूछा गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो रियल टाइम में वर्क करता है। मींस ये जब इसको इनपुट मिलेगा ये उसी टाइम रियल टाइम में आउटपुट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम। सो ये रियल टाइम में वर्क करते हैं। What are events in JavaScript? Give an example of an event. So जब ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज होगा तब वहां पर इवेंट होता है, और इवेंट को रिएक्ट करने को ही हम इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन क्लिक इवेंट। सो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर रहे हैं, सो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि अगर क्लिक किया तो हमें वहां पर टाइम शो करना है, और इसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें बताया गया है कि अगर ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है तो हमें वहां पर डेट एंड टाइम शो करना होगा। सो जब हम वहां पर क्लिक करते हैं, मीन्स ऑन क्लिक इवेंट वहां पर ट्रिगर हुआ है, तो उसकी हेल्प से ये फंक्शन इवोक होगा, कॉल होगा, एंड यहाँ पर हमें डेट एंड टाइम शो किया जाएगा। ओके। Next question, what is graphic designing? Give any 4 ways where graphic designing is used. Graphic designing means जब हमें किसी पर्टिकुलर आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक पोस्ट बनानी है। सो वो कैसी भी पोस्ट हो सकती है, हो सकता है कोई वो वीडियो हो या कोई पोस्टर हो। हम उसे एक ऐसी फॉर्म में बनाते हैं जो विजुअली अपीलिंग हो, मीन्स अट्रैक्टिव हो, आई कैचिंग हो, हमारा उस पर ध्यान जाए। इसके लिए कुछ पॉपुलर टूल्स हैं, कैनवा, एडोब एक्सप्रेस, कॉरल ड्रॉ। देन क्वेश्चन में पूछा गया है गिव एनी 4 वेज वेयर ग्राफिक डिजाइनिंग इज यूज्ड। ग्राफिक डिजाइनिंग को हम यूज करते हैं प्रिंट, टेलीविजन, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में। देन लोगोज बनाने के लिए, प्रोडक्ट पैकेजिंग बनाने के लिए, देन सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए, एंड इवन डिफरेंट इवेंट्स जैसे प्रोडक्ट लॉन्च, बिजनेस लॉन्च, वेडिंग्स, इन सभी के लिए भी ग्राफिक डिजाइनिंग का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 21। अब यहाँ पर 4 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन 21 में हमें आउटपुट बताना है, कोड गिवन है। ए पार्ट, यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, वी विल डू दिस बेटर दिस टाइम। अब इसके बाद डिफरेंट स्ट्रिंग मेथड्स हैं, हमें इनका आंसर बताना है। जब हम आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूज्ड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो हमें इस चीज को यहाँ पर आउटपुट में शो करना होगा। सबसे पहले हमें रिप्लेस मेथड का यूज करना है, हमें दिस को नेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में जहां भी दिस आया है उसको हम नेक्स्ट से रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर आप केस का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कैपिटल T लिखा हुआ है तो हम इस वाले दिस को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम इस दिस को रिप्लेस करेंगे। ठीक है। ये आंसर आएगा वी विल डू दिस बेटर नेक्स्ट टाइम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मैच। अब मैच करने के लिए जब कहा जाएगा तो जो यहाँ पर वर्ड गिवन है हम उसको फाइंड करेंगे, अगर वो है तो हम उसे यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, और अगर नहीं है तो नल होगा। बट यहाँ पर दिस प्रेजेंट है, हम यहाँ पर दिस को प्रिंट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ में हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताते हैं, मींस इस स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आंसर बताएंगे, और इसमें स्पेस को भी काउंट किया जाएगा। ठीक है। तो जब हम इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4, इस तरह से जब हम काउंट करेंगे पूरी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो हमें आंसर मिलेगा 32। इसके बाद नेक्स्ट है डॉट टू अपर केस। इसमें हम गिवन स्ट्रिंग को अपर केस में लिख देंगे, वी विल डू दिस बेटर नेक्स्ट टाइम। देन सील मेथड
-2.45 पर जब हम अप्लाई करेंगे सील मेथड, सो यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलता है जो इससे नेक्स्ट है। सो माइनस नेगेटिव नंबर्स के केस में हमें जीरो की तरफ बढ़ना होगा। तो अगर हम यहाँ पर -2.45 से जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट इंटीजर हमें कौन सा मिलेगा? -2। सो द करेक्ट आंसर इज -2। देन POW ये पार को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर 2 raised to the power 3 का आंसर हमें मिलेगा 8। देन मैक्स, इस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी होगी। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, पहले इनको कैलकुलेट करें। 5 मल्टीप्लाई -2, इसका आंसर मिलेगा -10। देन 6 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर मिलेगा 2। एंड 4, यहाँ पर इसका मतलब होता है पार, मतलब अगेन यहाँ पर 4 raised to the power 2 कैलकुलेट करना होगा, उसका आंसर मिलेगा 16। सो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 16। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर सबसे पहले तो रैंडम मेथड हमें क्या रिटर्न करता है? 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू। और जब हम फ्लोर मेथड इस पर अप्लाई कर देंगे तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो उसमें हमें जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो कौन सा मिलेगा? 0। सो द करेक्ट आंसर विल बी 0। देन क्वेश्चन 22, अगेन यहाँ पर भी दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ए पार्ट, अब देखिए जब आपको क्वेश्चन में ही पार्ट वाइज गिवन होता है तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करेंगे, 1 लाइन लीव करेंगे। यहाँ पर ए पार्ट सबसे पहला पार्ट स्टार्ट किया है, इसके बाद 1 लाइन लीव करते हुए बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमें पार्ट वाइज आंसर्स देने हैं। अब सबसे पहले ए क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्लिटिंग, कटिंग एंड ट्रिमिंग। सो स्प्लिट का मतलब होता है कि हम वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देन कट का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर रहे हैं। देन ट्रिम का मतलब होता है कि हम उसे बिगनिंग या एंड से उसे ट्रिम कर रहे हैं, मतलब उसे रिमूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उसे हाइड कर रहे हैं। सो वो डिलीट नहीं होता है सच, बस हम उसे वहां पर हाइड कर देते हैं। देन नेक्स्ट, राइट द स्टेप्स टू स्प्लिट अ वीडियो इन एडोब एक्सप्रेस। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन से हेडिंग लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले इन द वीडियो एडिटर ब्रिंग द प्ले हेड टू द पॉइंट ऑन द वीडियो वेयर यू वांट टू स्प्लिट। सबसे पहले वहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द एलिप्सिस एंड चूज द स्प्लिट फ्रॉम द पॉप मेन्यू। वहां पर एक मेन्यू होगा, उसमें स्प्लिट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर वीडियो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। एंड यहाँ पर क्योंकि हमें स्टेप्स मेंशन करने थे इसलिए हमने पॉइंट्स का यूज किया है। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट्स का फॉर्मेट होगा वो क्वेश्चन नंबर के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ए एंड बी गिवन है, तो हम यहाँ पर ए एंड बी के फॉर्म में स्टेप्स नहीं देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस फॉर्मेट में दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन में यूज नहीं है। ओके, देन क्वेश्चन 23, Part A, you receive a message with a link from an unknown number claiming to be your school office staff and asking you to confirm your bank account information due to some problems with your payment. What type of cyber crime is this and what will you do? So आपको एक मैसेज आता है जिसमें एक लिंक है और ये किसी अननोन नंबर ने भेजा है और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो आपके स्कूल ऑफिस स्टाफ से हैं और उनको आपकी बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि आपके पेमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो ये किस तरह का साइबर क्राइम है और इसमें आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपको ऐसा कोई भी मैसेज मिलता है सो ये सबसे पहले फिशिंग है एंड ये एक साइबर क्राइम है। तो इसके लिए आप उस लिंक को ओपन नहीं करेंगे, उस पर क्लिक नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स या ट्रस्टेड एल्डर को उसके बारे में बताएंगे एंड स्कूल से कंफर्म करेंगे। स्कूल का जो ऑफिशियल नंबर है या फिर स्कूल ऑफिस में जाकर आप चेक करेंगे कि सच में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। और अगर वो मैसेज स्कूल से नहीं है तो आप उस मैसेज को डिलीट भी करेंगे और उस नंबर को ब्लॉक एंड रिपोर्ट भी करेंगे। ओके, then you are working on a school project and find a website that offers free research papers on your chosen topic. Is it okay to download and use the entire paper for your project? So आपको अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक वेबसाइट मिलती है जिसमें फ्री रिसर्च पेपर्स हैं जो आपको टॉपिक मिला है उसी पर। तो क्या ऐसा ठीक है कि आप उस पर पूरा पेपर डाउनलोड कर लें और उसे यूज कर लें? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो सिक्योर एंड ट्रस्टेड वेबसाइट होनी चाहिए जैसे गूगल स्कॉलर। और अगर वहां पर आपको फ्री एक्सेस मिल रहा है रिसर्च पेपर्स का तो डेफिनेटली आप उसे यूज कर सकते हैं अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए उस टॉपिक के बारे में। बट एज इट इज यूज करना वो गलत होगा क्योंकि वो प्लेजरिज्म का पार्ट होगा। अगर आप उसे यूज करना भी चाहते हैं तो आपको प्रॉपर साइटेशन एंड एक्नॉलेजमेंट देनी होगी एंड आपको मल्टीपल पेपर्स पढ़ने चाहिए उस टॉपिक पर और अपना ओरिजिनल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। एज इट इज कॉपी करना कोई समझदारी की बात नहीं है। ओके, आप उसमें से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं बट आपको मल्टीपल रिसोर्सेज से रेफर करते हुए अपना खुद का
ओरिजिनल प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहिए। ओके, एंड उसमें जितनी भी प्रॉपर साइटेशन है आपको सभी मेंशन करनी चाहिए। ओके, देन क्वेश्चन 24, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। सबसे पहले ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क एक ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी साइन, डिजाइन या एक्सप्रेशन की बात करते हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस को आइडेंटिफाई करती है और उसे बाकियों से अलग बनाती है। सो ट्रेडमार्क की अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे नेम, स्लोगन, लोगो, आइकन, जिंगल्स एक्सेट्रा। देन कॉपीराइट। कॉपीराइट भी एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करती है, जिसमें क्रिएटर के पास पूरा कंट्रोल होगा कि उसे कैसे रिप्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इसके कैसे डेरिवेटिव वर्क्स हो सकते हैं। सो ये सभी राइट्स ओरिजिनल क्रिएटर के पास होते हैं। सो इसमें अलग अलग फॉर्म्स इंक्लूडेड होंगी, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल, ड्रामेटिक वर्क्स, ये सभी कॉपीराइट के अंडर आते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन 25, अगेन यहाँ पर टू पार्ट्स हैं, ए एंड बी। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा एंड वो एक पेज में आपका पूरा आंसर नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप उसे अलग अलग पार्ट्स में लिख सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर ए पार्ट स्टार्ट किया है एंड इवन यहाँ पर ए पार्ट भी एक पेज में नहीं आ पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसको नेक्स्ट पेज पर लिख सकते हैं। एंड आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके आंसर प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने 25 ए पार्ट का आंसर यहाँ पर 3 पेजेस में कंप्लीट किया है, 2.5 पेजेस में ये कंप्लीट हुआ है। इसके बाद जब हम बी पार्ट पर आ रहे हैं तो हमने 2 लाइन्स का गैप दिया है ताकि प्रॉपर स्पेस विजिबल हो कि हमने यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट किया है और फिर हमने नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन किया है। ओके, तो सबसे पहले ए पार्ट को समझेंगे। राइट अ प्रोग्राम with a function sort num which takes 3 parameters and sorts 3 numbers in ascending orders. Take user input for the 3 numbers. So सबसे पहले तो हमें ये बताया गया है कि हमें 3 numbers input में एक्सेप्ट करने हैं एंड फिर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डॉक टाइप मेंशन करेंगे, इसके बाद HTML टैग, हेड टैग, देन टाइटल टैग, यहाँ पर सॉर्टिंग नंबर्स लिखेंगे, इसके बाद क्लोजिंग टाइटल टैग, देन क्लोजिंग हेड टैग, देन बॉडी टैग। इसके बाद पैराग्राफ टैग में आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने डेमो प्रोवाइड की है। अब यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमें एक अलर्ट मीन्स एक डायलॉग बॉक्स शो करना है जहां पर लिखा होगा एंटर 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स। फिर इसमें हम 1 बाय 1 हर एक नंबर को एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए हमने प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज किया है, एंटर द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए हमने पार्सेंट भी यूज किया है। ओके, और फिर जो वैल्यू हमें फाइनली मिली है इंटीजर वैल्यू, अब हम इसको असाइन कर देंगे वेरिएबल को। सो num1, num2, num3, यहाँ पर हमें 3 इंटीजर वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद अब हमें यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करना होगा सॉर्ट नम, जिसमें हम 3 पैरामीटर्स ले रहे हैं ए बी सी। तो सबसे पहले इस फंक्शन का काम क्या है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले इफ, इसके बाद जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम इवेल्युएट करते हैं, तो हम यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे ए लेस देन बी और यहाँ पर ए लेस देन सी, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं। यहाँ पर अगर b c से स्मॉल है तो उस केस में हम ऑर्डर प्रिंट करेंगे a b c, एंड इस चीज को प्रिंट करने के लिए हमें बेसिकली स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना होगा। और हम यहाँ पर ऑर्डर शो कर रहे हैं लाइक a कॉमा b कॉमा c, तो हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि a सबसे स्मॉल है, फिर b उससे बड़ा है, फिर c उससे बड़ा है। तो इस तरह से हमने ऑर्डर बताया है। इस चीज को जब हमें एज अ स्टेटमेंट डिस्प्ले करना है तो सबसे पहले जो a की एक्चुअल वैल्यू है वो हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर a लिखा है, फिर प्लस ये कंकैटिनेशन को इंडिकेट कर रहा है, मींस हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद कॉमा प्रिंट करना है, देन कॉमा के बाद फिर बी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो कॉमा को हमने डबल कोट्स में लिखा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, फिर प्लस बी प्लस, ये हमने स्ट्रिंग के बाहर लिखा है, डबल कोट्स के बाहर लिखा है क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पर हमें बी की एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट करना होगा। ठीक है, सिमिलरली फिर से कॉमा, फिर से सी की वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हम हर बार ऑर्डर प्रिंट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है। ओके, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में हमें प्रिंट करना है ए सी बी, देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम नेस्टेड इफ एल्स यूज कर रहे हैं। इफ ऑलरेडी हमने ऊपर प्रोवाइड कर दिया था, अब हम एल्स इफ प्रोवाइड करेंगे। मींस अगर जो इफ में कंडीशन थी वो ट्रू नहीं है तो उस केस में हम यहाँ पर आएंगे।
यहाँ पर अगर बी सी से स्मॉल है तो इसमें हम टेस्ट करेंगे, अगर ए बी सी से स्मॉल होगा तो उस केस में ऑर्डर हो जाएगा बी ए सी, वरना ऑर्डर हो जाएगा बी सी ए। देन अब अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, जो हमने यहाँ पर एल्स इफ में दिया है और जो पहले इफ में दिया था, अगर उनमें से कोई भी ट्रू नहीं है तो उस केस में यहाँ पर अगर ए बी से कम होता है, स्मॉलर होता है, तो उस केस में ऑर्डर हो जाएगा सी ए बी, वरना ऑर्डर हो जाएगा सी बी ए। देन फाइनली यहाँ पर हम ऑर्डर रिटर्न में देंगे, हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, रिटर्न ऑर्डर, देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमें फाइनली जो स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज, ये सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमने डिफाइन किया है, सॉर्ट नम। फिर यहाँ पर जो वैल्यूज हमें प्रोवाइड की गई हैं, num1 num2 num3, उन पर ये फंक्शन अप्लाई होगा एंड फिर हमें आंसर मिल जाएगा। जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देन फाइनली प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग, क्लोजिंग बॉडी टैग एंड क्लोजिंग HTML टैग लिखेंगे। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोग्राम। देन बी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉप एंड शिफ्ट मेथड। सबसे पहले पॉप मेथड ये एरे ऑब्जेक्ट्स में यूज किया जाएगा जब हमें लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना होगा। जो लास्ट रिमूव्ड एलिमेंट होगा वो हमें आंसर में रिटर्न में मिलता है, एंड रेस्ट ऑफ द एरे एलिमेंट्स वो वैसे ही रहते हैं। उनमें कोई इंडेक्स चेंज नहीं होता। देन शिफ्ट मेथड, इसमें हम फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करते हैं, तो इसमें हमें जो फर्स्ट रिमूव्ड एलिमेंट है वो रिटर्न में मिलेगा, और क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हुआ है तो इसमें हर एक एलिमेंट शिफ्ट हो जाता है, तो उसका इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, एक लोअर इंडेक्स मिल जाएगा हर एक एलिमेंट को। ओके, so with this we have completed the discussion of sample paper. So हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड कंप्लीट प्लेलिस्ट जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन।